जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास का। पुस्तक का नाम है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। यूनिट 5 अध्याय 5 है सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। आइए प्रश्न अभ्यास से प्रश्न शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त हो। यही है एक स्वस्थ लोकतंत्र। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलता है। जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुन सकती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। इससे लोकतंत्र में जन भागीदारी बढ़ती है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा चुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इससे प्रत्येक वयस्क नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गुप्त मतदान का क्या अर्थ है? यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा, गुप्त मतदान का अर्थ है कि मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया, इसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होती। यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मतदाता बिना किसी डर, दबाव या धमकी के अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। गुप्त मतदान मतदाता की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और चुनाव को निष्पक्ष बनाने में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष उदाहरण की ओर आते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव, जिस चुनाव में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को सीधे वोट देकर चुनती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। उदाहरण, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। अब हम अप्रत्यक्ष चुनाव की ओर आते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव, जिस चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। उदाहरण, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। याद रखें, लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आएगा, जबकि राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर होगा, एक साइड लोकसभा लिखा जाएगा, दूसरी साइड राज्यसभा। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता सीधे करती है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होती है। लोकसभा मतदाता सीधे उम्मीदवार को वोट देते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। लोकसभा यह प्रत्यक्ष चुनाव है। राज्यसभा यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसके सदस्य सामान्यतः 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सरल शब्दों में, लोकसभा को जनता सीधे चुनती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित विधायक चुनते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है,
आपके विचार से मतपत्रों की तुलना में ईवीएम के क्या क्या लाभ हैं? उत्तर होगा ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कई लाभ हैं। पहला, मतदान की प्रक्रिया सरल और तेज होती है। दूसरा, मतों की गिनती जल्दी की जा सकती है। तीसरा, मतपत्रों की तुलना में कागज की आवश्यकता कम होती है। चौथा, गलत तरीके से निशान लगाने के कारण होने वाले अमान्य मतों की समस्या कम होती है। पाँचवा है चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलती है। ईवीएम में मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने दिए गए बटन को दबाकर वोट देता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न है, भारत के कुछ नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में कमी आ रही है। इस प्रवृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं और अधिक लोगों को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम होने के कुछ कारण हैं। लोगों का मतदान के प्रति उदासीन होना, काम या रोजगार के कारण व्यस्त रहना, मतदान के महत्व की जानकारी का अभाव, चुनाव के दिन शहर से बाहर चले जाना, यह सोच कि एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह सभी बातें हैं नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम होने के कारण हैं। अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय। मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं। मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लोगों को उनके मताधिकार और जिम्मेदारी के बारे में बताया जाए। मुख्य बातें हैं कि मतदान केवल अधिक ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति नागरिक की जिम्मेदारी भी है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न है आप लोगों के सामने, आपके विचार में लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्यों होती है? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर होगा लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए इसलिए आरक्षित की जाती हैं ताकि इन समुदायों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आरक्षण के माध्यम से उनके प्रतिनिधि भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। इसका व्याख्या है कि आरक्षण का उद्देश्य समान अवसर और उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है आप लोगों के सामने, सोशल मीडिया हमारे चुनावी अनुभव के तरीके को बदल रहा है। आकर्षक प्रचार रैलियों और लाइव भाषणों से लेकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर राजनीतिक वाद विवाद तक, क्या यह लोकतंत्र को सशक्त बना रहा है या इसे उलझा रहा है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। इसके लाभ एवं चुनौतियां क्या हैं और डिजिटल युग में चुनावों का भविष्य क्या हो सकता है? प्रश्न बहुत लंबा है और उत्तर भी उसी के अनुसार हम दे रहे हैं। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, सोशल मीडिया ने चुनाव प्रचार और राजनीतिक
चर्चा के तरीके को काफ़ी बदल दिया है। इसके लाभ और चुनौतियां दोनों हैं। सबसे पहले हम लाभ के बारे में जानेंगे। लाभ: राजनीतिक जानकारी लोगों तक तेजी से पहुंचती है। उम्मीदवार सीधे जनता से संवाद कर सकते हैं। युवा वर्ग राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ सकता है। चुनावी मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श बढ़ सकता है। समाचार और भाषण आसानी से लोगों तक पहुंचते हैं। अब हम इनका चुनौतियां भी जानेंगे। चुनौतियां: झूठी खबरें और अफवाहें तेजी से फैल सकती है। भ्रामक जानकारी मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। आपत्तिजनक भाषा और राजनीतिक विवाद बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया का गलत उपयोग चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार से यह लाभ और हानि दोनों हैं। हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं। भविष्य: इसका क्या भविष्य हो सकता है? डिजिटल युग में चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका और बढ़ सकती है। इसलिए नागरिकों को सही जानकारी की जांच करके ही विश्वास करना चाहिए और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सोशल मीडिया लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, लेकिन इसका जिम्मेदार और सावधानीपूर्वक उपयोग आवश्यक है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 9 की ओर आते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने। प्रश्न है, वेबसाइट, ये जो https://www.indiavotes.com ये वेबसाइट है पर जाएं और किसी भी वर्ष के एक निर्वाचन संसदीय चुनाव क्षेत्र के परिणामों का अध्ययन करें। अपने राज्य के किसी विधानसभा चुनाव का भी इसी प्रकार अध्ययन करें। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा, यह एक गतिविधि आधारित प्रश्न है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अध्ययन के मुख्य बिंदु होंगे: पहला, निर्वाचन क्षेत्रों का नाम लिखना होगा, उसमें चुनाव का वर्ष लिखेंगे, उस प्रत्येक उम्मीदवारों का नाम लिखेंगे, उसमें प्रत्येक उम्मीदवार को मिले मत लिखेंगे, विजेता उम्मीदवार का नाम लिखेंगे। ठीक है। और इसके आगे विजेता और निकटतम प्रतिद्वंद्वियों के मतों का अंतर लिखेंगे। इसी प्रकार अपने राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणामों का अध्ययन करेंगे। और यह उत्तर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। और इसका निष्कर्ष इस प्रकार से निकलेगा कि चुनाव परिणामों के अध्ययन से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि जनता ने किस उम्मीदवार को चुना, उसे कितने मत मिले और विभिन्न उम्मीदवारों के बीच मतों का अंतर कितना था। आप इसे ऐसे सर्च करके इसका उत्तर लिख सकते हैं और सभी का उत्तर अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।